बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा और जिस तरह हमेशा हम अपने प्रोग्राम से ये बात करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ एक नई होप और एक मोटिवेशन के साथ होना चाहिए कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन साबित होगा और आज मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अनथक मेहनत करूँगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे हमेशा कामयाब करेगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का आपका दिन स्टार्ट हुआ होगा। नाज़रीन, ख़ित्ते की सूरत हाल से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। इस वक्त पाकिस्तान देर पा अमन के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। दुनिया जब तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी थी तो पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और इस कैटास्ट्रोफी से दुनिया को बचाया। इस वक्त भी पाकिस्तान अपनी काविशें तेज़ कर चुका है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तेहरान में मौजूद हैं और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं और मीडिएशन का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, सालसी का किरदार अदा कर रहा है और दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है। और इस वक्त तवक्को ये की जा रही है कि इंशाल्लाह ये जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो मुतवक्के हैं कि पाकिस्तान में होंगे वो देर पा अमन के लिए एक एग्रीमेंट तक हम पहुँचे। इसके जो नुकात हैं वो क्या हैं कि इन वाले से डिस्कशन की जा रही है और जो हाथ स्टांस है दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से, ख़ास तौर पर स्टेट ऑफ होर्मुज़ और जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसके क्या नुकात हैं और क्या हल निकल भी सकता है या क्योंकि डिप्लोमेसी इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो रुकता नहीं है, तो हो सकता है कि ये थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स हो, फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स हो और उसके बाद हम किसी एग्रीमेंट पर पहुँचे। तो इस हवाले से तफसीलन आज गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं नहायत ही काबिल एहतराम अली सुखनवर साहब जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर रिपोर्टर रोही टीवी गौहर रहमान शेख साहब, जिनसे हम इसी मौजू पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है और इसी के साथ कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लॉन्च करी है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारा जो मेजर पोर्शन ऑफ द गुफ्तगू होगा वो इसी इंटरनेशनल रिलेशंस पे ही रहेगा कि इस वक्त खित्ते की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम गौहर रहमान शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आपसे स्टार्ट करते हैं सर। अली सुखनवर साहब, इस वक्त पाकिस्तान के लिए मैं ज़रा जानना चाहता हूँ कि ये कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है और पाकिस्तान को जो आज से कुछ अर्सा पहले जिस निगाह से देखा जा रहा था आज बिल्कुल मुख्तलिफ निगाह से देखा जा रहा है। यूएसए तारीफ़ कर रहा है, तेहरान तारीफ़ कर रहा है, पूरी दुनिया बल्कि तारीफ़ कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, बात यह है कि पहली चीज़ ये जहन में रखना कि पाकिस्तान की बका दुनिया के लिए कभी भी कोई खुशकुन खबर नहीं रही। पीपल हैड नेवर बीन हैप्पी कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान ने ये कर लिया, पाकिस्तान ने वो कर लिया। पीपल अराउंड वो हमसे खुश नहीं होते। नंबर 2 बात यह है कि आज के मंज़र में अच्छा खुश किससे नहीं होते? जिससे ख़तरा होता है। ख़तरा क्या होता है कि ये कौम हमेशा ज़िंदा रहने वाली कौम है, इसमें तरक्की का जज्बा है, इसमें मुकाबले की हिम्मत भी है और क़ुव्वत भी है। जब ये तमाम चीज़ें किसी एक क़ुव्वत में, किसी एक यूनिट में, किसी एक आइडेंटिटी में होती हैं तो आस पास के जो ममालिक हैं, लोग हैं, उससे खाइफ हुआ करते हैं। हमेशा कहा गया हम पाकिस्तान को स्टोन एज में फेंक देंगे, याद है, बड़े बड़े बयान आता है। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने अपने बैकयार्ड में सांप पाले हुए, ये भी कहा गया। पाकिस्तान के हर अमल को हमेशा क्रिटिसाइज किया गया। क्यों किया गया? ये युगांडा के बारे में किया गया कभी? नो। ये सब कुछ दुबई के बारे में कभी किया गया? नो। ये सब कुछ कभी सऊदी अरब के बारे में किया गया? नो। हम गालिब रहे क्योंकि हम मोमिन थे, हम ही गालिब रहेंगे क्योंकि हम मोमिन हैं। एक तो हो गई ये बात। अब दूसरी बात ये है कि ये जो आजकल की सूरत हाल है इसमें अगर पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि कोई रोल प्ले कर रहा है मीडिएटर का या सूरत हाल को पैसिफाई करने का, तो ये रोल भी हमेशा ताकतवर इंसान या ताकतवर मुल्क किया करता है। ये जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं गाँवों में, कल भी मैंने बात की तुम्हारे चैनल पे कहीं, तो उस लड़ाई को ख़त्म कराने के लिए जब 2 बड़े लड़ रहे होते हैं तो कुछ छोटा आदमी आकर कराता है उसको ख़त्म? नो, उनसे बड़ा आके ख़त्म कराएगा। यहाँ यही हो रहा है कि हमें चौधरी मान लिया गया है एंड वी आर द चौधरीज
and we are going to settle all that disputes, affair बिल्कुल। with the consent of all forces involved. अली सुखनवर साहब, क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, दुनिया अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, हमें नज़र आ रहा है, और मिडिल पास जैसे पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनका रोल बढ़ता जा रहा है, तो आप इसको किस तरफ देख रहे हैं और आगे आने वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, और पाकिस्तान का किरदार उसमें क्या होगा? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर तो लोगों ने बनाया हुआ है, मुल्कों ने बनाया हुआ है। अब बात ये, आपके हर मंसूबे को मैं किस नज़र से देख रहा हूँ, मैं उस ऑर्डर को कहाँ पे रख रहा हूँ, और एक ऑर्डर मैंने भी तो बनाया हुआ है ना। आपने वर्ल्ड ऑर्डर बना दिया, आप एक पावरफुल कंट्री हैं, आप यूएस हैं, आप यूएस पुराना यूएसएसआर थे, या आप चाइना, वट एवर यू आर, मैं भी तो हूँ, मैंने भी तो एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया हुआ है। आपको याद है अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल थी? वो वर्ल्ड ऑर्डर बनाया हुआ था ना कोई, मुझे वो वर्ल्ड ऑर्डर पसंद नहीं था, मैंने अपना बना लिया। यही कुछ अभी होने जा रहा है। याद रखिएगा कि ये जो जंग है ना, जिसको हम जंग कह रहे हैं, ये जंग नहीं है बेसिकली, ये बस स्ट्रैटेजिक डिज़ाइंस हैं। मैं चाह रहा हूँ, ये पता है, एक उसमें आर्मी में इंटेलिजेंस वर्किंग में एक टर्म यूज़ होती है, एंड स्टेट। ओके। अब एंड स्टेट क्या होती है? एंड स्टेट ये होती है कि मेरे पास मेरा टारगेट है कि मैंने इस जो तुम्हारी प्लेट रखी हुई है इसको मैंने हिट करना है, और ऐसे हिट करना है कि पता भी नहीं लगे कि मैंने हिट किया। नाउ आई हैव डिफरेंट ऑप्शंस। मैंने सबसे पहले ड्रामे का आखिरी मंजर लिखा है। आखिरी मंजर क्या है कि इस प्लेट को टूटना चाहिए और इसके तोड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं होना चाहिए। अब इसको तोड़ने के लिए मैं पहले गौहर की खिदमत लूँगा, गौहर इसको हिट करेगा, इसके बाद तेहमा के पास जाएगा, तेहमा के बाद उसके पास जाएगा। अल्टीमेटली द टारगेट वुड बी दैट प्लेट। ठीक है, वो मेरा होगा एंड स्टेट। अब एंड स्टेट यूएसए की नज़र में और है, ईरान की नज़र में और है, इजराइल की नज़र में और है, और अल्लाह का शुक्र है मेरी नज़र में और है, और वही कुछ होगा जो मेरा रब मेरी मदद करके हो जाएगा। मैं ही गालिब रहूँगा क्योंकि मैं मोमिन हूँ। ठीक है। अच्छा अली सुखनवर साहब, ये जो निगोशिएशंस का सेकंड राउंड है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है, उसमें आपने बताया कि तीनों जो फरीकैन हैं, आपने इसराइल को भी एक फरीक बना लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट और है, लेकिन इस वक्त जो निगोशिएशंस चल रही हैं वो यूएसए और ईरान के दरमियान चल रही हैं, और दोनों ने अपने हार्ड स्टांस लिए हुए हैं, और निगोशिएशन से पहले एक मैक्सिमिलियन अप्रोच ले लेना ये आम बात है, और उसके बाद आहिस्ता 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 आप उसको कम करते जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो किरदार अदा करे वो यही चाह रहा है कि डील हो जाए, जब आएँ तो यहाँ पर साइनिंग एक उस तरह का हो, लेकिन हम लोग कोई निगोशिएशंस यहाँ पर उस तरह ना हो। तो आप इस तरह इसको किस तरह देख रहे हैं, और पाकिस्तान का किरदार क्योंकि इसमें ज़्यादा बढ़ गया, इंपॉर्टेंट हो गया, पैगाम रसानी भी हो रही है। देखिए, एक तो तहमा लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होनी चाहिए कि ये सारा मामला स्विच बंद करने और खोलने का नहीं है कि मैं अभी लाइट बंद कर दूंगा तुम्हारी सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। नो, इट वुड टेक टाइम। दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेजुअल टाइप ऑफ प्रोसेस। चीज़ें होती 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 होती, ये पहाड़ पे चढ़ने का अमल है। आप कभी पहाड़ की चोटी पर एकदम नहीं पहुंच जाते हैं, इट टेक्स टाइम। अभी हम परसों तक, बल्कि कल शाम तक ये सुन रहे थे कि शायद सदर ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी उन नेगोशिएशन का हिस्सा होंगे। अभी तक इम्कानी तौर पे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो खुद नहीं होंगे, लेकिन उनका 2IC सेकेंड वो जेडी वैंस साहब वो आएंगे। अभी जब तक वो आ नहीं जाते आप किसी बारे में कुछ भी हतमी नहीं कह सकते। सही। ठीक है, गौहर रहमान शेख को ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लें। गौहर साहब, जो दौरे हैं वज़ीर आज़म साहब के भी, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताइएगा, और दैन फील्ड मार्शल साहब जिनको कंपनी किया मोहसिन नकवी साहब ने भी, उनकी भी थोड़ी सी डिटेल्स हमें बताइएगा कि क्या हुआ है और क्या ख़बरें हैं उस हवाले से। बिल्कुल तेहमा, बहुत शुक्रिया। अली सुखनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की अहमियत बताई है, तो ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान का जो हमेशा से हम कहते थे दुनिया में एक बड़ा अहम किरदार होगा, और वो किरदार पाकिस्तान इस वक्त अदा भी कर रहा है, और इसी किरदार को तस्लीम भी किया जा रहा है। और जिस मुस्बत अंदाज में पाकिस्तान चीज़ों को लेकर चल रहा है, हमारे वज़ीर आज़म, आपने देखा कि एक जानिब वो गल्फ़ की जानिब इंगेज हैं, सऊदी अरब गए हैं और तुर्किया जाएंगे, और कतर के साथ वो इंगेजमेंट बना रहे हैं।
वहीं पर हमारी दूसरी जानिब जो हमारे सिपहसालार हैं फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ईरान को इंगेज किया हुआ है। इसमें जो पाकिस्तान जिस अंदाज़ में मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, ये इसमें पाकिस्तान की जो एफ़र्ट है वो पूरी दुनिया को नज़र आ रही है कि किस तरह हम पीस के लिए, अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। और ये ऐसा मीडिएटर पाकिस्तान बन कर आया है जिसके ऊपर दोनों हमें देखते हैं कि ईरान हो या अमेरिका हो या और ममालिक हों, सभी लोग इसके ऊपर एतमाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से अली सुखनवर साहब ने कहा कि अब जो चीज़ें हैं वो इस तरफ जाने लगी हैं कि मुज़ाकरात जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे, और जिस तरह आपने निशानदेही की, तो अब लग ऐसा ही रहा है कि अब टेबल टॉक जो है वो साइनिंग की तरफ जा सकती है कि जो भी मामलात हैं उन्हें फ़ाइनलाइज़ किया जाए। क्योंकि जिस तरह से सदर ट्रंप ने भी कहा कि हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर मुत्तफ़िक हो गए थे, बहुत से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात होना बाकी है और उन पर बात हो भी सकती है। और उसकी एक दूसरे दौर के हवाले से बड़ी जो चीज़ डेवलपमेंट सामने है वो सदर ट्रंप की स्टेटमेंट थी। उन्होंने जो जिस तरह से इंटरनेशनल जर्नलिस्ट यहाँ पर पाकिस्तान में आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप यहीं पे रुके, हम इसको मज़ीद लेकर चल रहे हैं। बड़ा एक मज़ेदार एक बात है कि पहले उन्होंने कहा कि हम जी मिडिल ग्राउंड एक देख रहे हैं, और उसके बाद उसी रिपोर्टर को दोबारा फ़ोन करके कहा कि आप वहीं रुक जाएं और हम लोग शायद वहीं पर आ सकते हो। तो ये 1-1.5 मिनट में ऐसा क्या चेंज हो गया कि उनको दोबारा फ़ोन करके कहना पड़ा कि आप जी पाकिस्तान में ही रुक जाएं, वहीं पर ही होगा सारा कुछ? बिल्कुल जी, इसमें बुनियादी तौर पर कामयाबी जो है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जिस सालिस के तौर पर उभर के सामने आया था, पाकिस्तान उसको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाना चाहता है ताकि ये दुनिया में एक गोल्डन वर्ड्स के तौर पर याद रखा जाए और इस मूवमेंट को भी याद रखा जाए। तो यही एक वजह है। और आपने देखा कि किस तरह से हमारी वजारत इत्तलात ने इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज किया। आप खुद भी वहाँ पर मौजूद थे इस्लामाबाद में, किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया को, नेशनल मीडिया को फैसिलिटेट किया गया और पूरी दुनिया ने जो इस्लामाबाद टॉक्स थी, पीस टॉक्स थी, उन्हें उनका जो पहला मरहला था उसे रिपोर्ट किया और इंफॉर्मेशन के लिए जो एक्सेस दी गई, किस तरह से आपके साथ शेयर की गई, आप ये खुद जानते हैं क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद भी थे। तो इसकी पूरी दुनिया इस वक्त मोतरिफ है और इसका एतराफ़ किया जा रहा है और पाकिस्तान इसी चीज़ को आगे लेकर चलना चाहता है। और मैं ये कहता हूँ, ये जो इस तरह से आपने देखा कि उर्दून के ऊपर अटैक हो रहे थे वो ख़त्म हुए, इस तरह से अब गल्फ़ के आपस में कशीदगी चल रही थी उसको पाकिस्तान ने एंड करवाया और वहाँ पर भी पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वहाँ पे हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए भी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। हमारा उनके साथ जो है डिपॉजिट के हवाले से एग्रीमेंट भी हो गया। वहीं पे हम यूएई के जो हमने कुछ अमाउंट थी उनको डिपॉजिट वापस करना था, उस पर भी हम रजामंद हो गए। तो पाकिस्तान पूरे तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी के तहत चल रहा है और पाकिस्तान का जो किरदार है ये हमेशा याद रखा जाएगा। हमेशा याद रखा जाएगा। अली सुखनवर साहब, थर्ड जो हमारा फरीक है इसराइल लेबनान के ऊपर अटैक्स कर रहा था, अभी ये बात हुई थी कि ट्रूस हो गया है, उन्होंने सबसे बड़ा जो अपना अटैक था वो वहाँ पर कर दिया, लेकिन इस वक्त कल भी यूएसए के अंदर उनके दरमियान नेगोशिएशंस जारी थी, वो दोनों एक टेबल पर मौजूद हैं। आप किस तरह देख रहे हैं, अब यूएस चाह रहा है कि हम किसी ना किसी एग्रीमेंट की तरफ पहुँचें या आपको लगता है कि नहीं अभी वो थोड़ा सा तूल देना बेटा? तो हम बात ये है कि झगड़ा, जंग और फसाद इसको शुरू करना बहुत आसान होता है, समेटना, ख़त्म करना समेटना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा हम लड़ाई शुरू कर देते हैं और फिर हम उसको ख़त्म भी करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता वापस जाने में हमारी रुसवाई भी होती है, ज़िल्लत भी होती है। तो हम एक सेफ एग्ज़िट की तलाश में होते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, अभी किसी कमरे में ना अगर एक बिल्ली और एक कुत्ते को बंद कर दो, बाहर से कुंडी लगा दो और वो कोई वे आउट ना हो, तो शुरू में बिल्ली सहमी हुए कोने में बैठी रहेगी। उसके बाद वो क्या करेगी, अल्टीमेट इसका क्या होगा कि वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी और वो उस कुत्ते पर हमला आवर हो जाएगी, उसी कुत्ते से जिससे वो डरती। ये होता है। अगर सियाने लोग क्या करते हैं, वो सेफ एग्जिट दे देते हैं जब भी कोई लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल यही है, द सेम सिचुएशन यूएसए हैड बीन फेसिंग ओवर देयर इन अफगानिस्तान। ओके, वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया, वो कोई इज्जतदार वापसी नहीं थी। अब यहाँ भी दो है एग्रीमेंट, ठीक है, अब यहाँ भी जो है वो यही सूरत हाल है। अमेरिका ज़ाहिर अपनी ताकत मनवाने के लिए कहीं ना कहीं आपको आवाज़ भी ऊंची करना पड़ती है, कुछ एक्शन भी लेना पड़ते हैं, कुछ
कुछ भी करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। अली सुखनवर साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, गौहर रहमान शेख साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं और इनसे जो है वो इसी मौजू पर मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। और अभी ये जिसकी बात कर रहे हैं जनाब फेसी विंकी के जो हार्ड स्टांस है, जिन बातों पर निगोसिएशंस हो रही हैं, यानी कि यूरेनियम और जो हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर बातचीत हो रही है, उस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करते हैं नाज़रीन। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान के किरदार पे, अब ज़रा निगोसिएशंस की बात कर लेते हैं हम लोग। जो स्टांस हैं दोनों फरीकैन के, जो हार्ड स्टांस है वो यही है, ईरान अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं छोड़ना चाह रहा, यूएस छुड़वाना चाह रहा है। निगोसिएशंस जो यूरेनियम के हवाले से हो रही हैं, एनरिचमेंट, वो चाह रहे हैं कि ये हमारा हक है, हम इसको वो कम कर सकते हैं। 5 साल तक की बात आई, यूएस चाह रहा है 20 साल तक कम किया जाए और ये ज़राए से हमें चीज़ें मिल रही हैं कि इस तरह की बातें की जा रही हैं। और कुछ अर्सा पहले जब निगोसिएशंस हो रहे थे इन्हीं दोनों फरीकैन के दरमियान, वो डायरेक्ट निगोसिएशंस नहीं थे, बीच में मीडिएटर मौजूद थे, तो वहाँ पर हमने ये सुना था कि ईरान कुछ स्टेप बैक किया था अपने यूरेनियम के एनरिचमेंट के प्रोग्राम में। तो अभी ऊँट किस करवट बैठ सकता है, और ये जो स्टांस हैं, क्या लोग ये दोनों फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे या नहीं होगा, इस पर थोड़ा सा अली सुखनवर साहब की राय जो है वो ले लेते हैं। जनाब बताइएगा जी, क्या बनेगा? दोनों तो अड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं। देखिए इसमें कोई किसी बात पर मुकम्मल तौर पे अड़ा हुआ नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि एक के मफादात दूसरे के मफादात से जहाँ पर टकरा रहे हैं वहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि ये जो अभी रिसेंटली एक हल्की सी डेवलपमेंट हुई है, इन जो राउंड अभी चलने वाला है कल या परसों, जिसमें जेडी वैंस साहब, अभी जेडी वैंस कौन है? ये एक्सपेक्टेड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। यस, और ये बहुत पॉपुलर पॉलिटिशियन है वहाँ। अच्छा, इनके बयानात, इनका रवैया सुलहजोई का है जी हमेशा से, ठीक है। ये उस तरह से जज्बाती नहीं है जैसे वहाँ पे एक दो कैरेक्टर और आपको नजर आते हैं। ये अमन की बात करते हैं, ये जोड़ने की बात करते हैं, और ये जो वहाँ का निज़ाम है ना, उसमें ये नहीं होता है कि आज एक आदमी गया और इलेक्शन जीत गया, और वो पूरी प्लानिंग होती है, एक आदमी को तैयार किया जाता है। ज़माना बदल रहा है, ज़माने में अब वो ये जो इसराइल ने खेल बनाया हुआ है कि वो गज़ा की पट्टी में बिचौर मार दो, ख़त्म करो, आप किसी की भी नस्ल ख़त्म नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि आप मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, आप फ़लस्तीनियों को ख़त्म कर देंगे और कोई फ़लस्तीनी जन्म नहीं लेगा, ईरान सारा सफाई हस्ती से मिट जाएगा, ऐसा नहीं है। चिंगारी छोटी सी भी हो, वो एकदम फिर दोबारा से आग बन के सामने आ जाती है। ये जो मुज़ाकरात परसों एक्सपेक्टेड हैं, उससे हमें अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। ये यूरेनियम एनरिचमेंट की आपने बात की, असल में अगर मैं ये उसूल बना लूँगा ना कि फला आदमी जो है वो फला रंग की ऐनक नहीं पहनेगा, मैं पहनूंगा। अली सुखनवर साहब, इसी बात को कंप्लीट कीजिए कि कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, उनका सवाल ले लेते हैं, या अगर कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ जी शकूर साहब। अली साहब बड़ा अच्छा तरीके कर रहे हैं, और वक्त की जरूरत भी है कि हमें हर चैनल को चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान एक, अल्लाह ताला ने इसको वो इज्जत और मकाम दी है, और वो खुदा करे कि ये पीस प्रोसेस बहुत शुद्ध हो। इस पीस प्रोसेस का हर सूरत में फायदा उठाना चाहिए, हमें इकोनॉमी के लिए भी फायदा उठाना चाहिए। अभी हमें सऊदी अरब से जैसे $2 अरब मौसूल हुए हैं, और इस तरह जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत आ है वो बहुत बुरी है, और हमें 26 करोड़ आवाम का भी सोचना होगा। इस मौके से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ और भी अच्छा सोचने और मेगा प्रोजेक्ट्स भी हैं, उनकी तरफ भी बढ़ना चाहिए। अगर ये इस मौके से हमने फायदा उठा लिया तो हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, और पीस प्रोसेस ना सिर्फ वो ईरान और जो है अरब कंट्रीज के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे लिए भी जरूरी है। हमारी इकोनॉमी के सर्वाइव का मसला है। आप देखिए बिजली के
जितनी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है और बिजली जो है वो इतनी महंगी हुई है कि आम आदमी की अप्रोच से दूर है। आप तो गरीब आदमी एक मीटर भी नहीं लगवा सकता। तो हमें ये मद्देनजर रखना होगा, बिजली और पानी इंसानी सर्वाइवल के लिए लाजिम व मलजूम है। तो गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स भी, जिस तरह ये अमन प्रोसेस होता है, इसको पाइपलाइन में रखे, और जैसे गैस की जरूरत है तो ये वैसे तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम अपनी जिंदगी में बड़े बड़े डैम देख लेते, कालाबाग डैम बन जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसा इशू, वो पॉलिटिकल इशू बन गया। उसमें टेक्निकली कुछ चीजें ठीक हो जानी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि अली साहब जिस तरह इसका तजिया कर रहे हैं, इसमें भी को अपनी रोशनी डालनी कि हमें आगे फ्यूचर में क्या देखना होगा, और हमें दुश्मनों की साजिशों पे मद्देनजर रखनी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल शकूर साहब फॉर कॉलिंग अस। आपका ओपिनियन आ गया है, उसका कमेंट जो है वो मैं अली सुखनवर साहब से ले लेता हूँ। जनाब, आम आदमी ये कह रहा है कि जी गो पीस टॉक्स चल रहे हैं, पाकिस्तान का किरदार बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके लिए भी कुछ करना होगा। अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक हम यही पाकिस्तान था, हम इसके बारे में कह रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली इट इज़ गोइंग टू डिफ़ॉल्ट। देन हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो अचीव की, जिसको इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इट इज़ पीक स्टेबिलिटी, और फिर हमने ग्रोथ का साइकिल लेना था, और उसके बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली खत्ते की जो सूरत हाल हो गई उसका हम मुकाबला कर रहे हैं और उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रा इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी अपना थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो डिप्लोमेटिक वेंचर्स हैं, इसका फ़ायदा इकोनॉमी पे क्या होगा? देखें, हम बात ये है कि एक गलत फहमी से लोगों को निकलना चाहिए। अब यहाँ पे ना, जब हम पब्लिक में, मैं पब्लिक का आदमी हूँ, चौक चौराहे पे बैठने वाला, लोगों का कहना नहीं पाकिस्तान ने ये खरबों और साल और पैसा लगा के वो बम बनाया, एटमी बम, आम लोगों की ज़बान ये है, तो वो चला देना चाहिए किसी। अच्छा, इस वक्त नहीं, और की सिचुएशन में जब इंडिया से आपकी कन्फ्रंटेशन थी वगैरह वगैरह, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जब हम कोई बॉम्ब चलाते हैं ना, तो वो सिर्फ किसी एक घर को मुतासिर नहीं करता, वो साथ वाले घरों को भी मुतासिर करता है। इसी तरह एटॉमिक कोई आप एक्सप्लोजन करते हैं तो वो कोई एक पॉइंट पे नहीं रहता है। आप देखें ना, जापान की आप हिस्ट्री उठाकर देखें, कितने अरसे, कितनी बरसों वहाँ पे माजूर पैदा होते रहे, फसलें नहीं हो सकती, हिरोशिमा में, नागासाकी में। ये जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, उसका असरात उसके वो हमारे मुल्क तक ज़रूर आने हैं। हम जो ये मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें हमारे अपने मफादात भी हैं। हम उस जंग की आग को अपने तक, अभी देखें, we're trying to douse the flame because हम भी उसका आग में जल सकते हैं। देखिए, मैं भी बहुत तंग हो रहा हूँ, ये लोड शेडिंग हो रही है। हाँ जी, गलत बात नहीं करूँगा, मैं भी हो रहा हूँ तंग, लेकिन मेरी गवर्नमेंट क्या करे मुझे बताइए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। देखिए, जब किसी बाप की नौकरी नहीं रह जाती या उसके पास कोई बीमारी घर में आ जाती है, तो तमाम लोग अपने आप को कट शॉर्ट करते हैं ना जी, कहीं ना कहीं कट्स लगाते हैं, अखराजात को रोकते हैं, थोड़ी सख्ती बर्दाश्त करते हैं। ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ सिस्टम। आपका क्या ख्याल है, ये हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को, हमारे फील्ड मार्शल को, हमारी ये मरियम साहिबा को, इन्हें अच्छा लगता है कि लोग रात को सो नहीं पा रहे, लाइट बंद करना पड़ रही है? क्या इंटरेस्ट है? हमें सिचुएशन को समझना चाहिए। और वो जो अभी शकूर साहब बता रहे थे ना, कह रहे थे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब देखिए, 8 बजे दुकानें बंद करने का कहा गया, लोगों के बड़े इतराज़ात है, 8 बजे क्यों बंद करें? ताजिज़ हज़रात का यही कहना है कि आप हमारा कारोबार बंद करें। सर, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वेरी इकोनॉमिक सिचुएशन पर बात करते हैं और इंटरनेशनली भी जो हो रहा है उसको भी गौहर रहमान शेख साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रहा है इस पूरी सिचुएशन का, उससे मुकाबला किस तरह करी है हुकूमत पाकिस्तान और उससे निकला किस तरह जा सकता है। और अगर थोड़ी सी हम डोमेस्टिक इसकी बात कर लें, हम लोग जो अपनी जो साउथ पंजाब है इसकी पॉलिटिक्स की बात कर लें, यहाँ पर भी जो ताजिज़ हज़रात हैं उनका एक मौक़िफ़ आया था कि 8 बजे की बजाय 10 बजे अगर कर दिया जाए या 9 बजे इसको कर दिया जाए, जो दुकानें बंद कराई जा रही हैं, क्योंकि पहले ही कारोबार कम है और लोग, हमारे ख़ित्ते के लोग तो वैसे ही रात को उठते हैं। हुकूमत का इसके बारे में दूसरा मौक़िफ़
मौक़िफ़ है कि आप सुबह जल्दी कारोबार खोलें, लोगों को भी सुबह उठने की आदत होनी चाहिए, वो आके कारोबार करें, तो इस हवाले से क्या किया जा रहा है, इस पूरी सिचुएशन से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? गोहर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है वो गुफ्त कर लेते हैं हम लोग और जान लेते हैं कि इसको मुकाबला किस तरह कर रहे हैं। और जनाब ये बताइएगा कि आवाम का जो पाकिस्तान का एक सालिसी का किरदार है, उसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि रिपोर्टर जो है वो ग्राउंड में मौजूद होते हैं, आवाम की नब्ज़ पे उनका हाथ होता है। बिल्कुल तिहामा, इस वक्त हर पाकिस्तानी जो है वो उसके लिए प्राइड मूवमेंट है, जिस तरह से पाकिस्तान नेगोशिएशन में एक किरदार अदा कर रहा है। बाकी रही बात आपने 8 बजे के लॉकडाउन के हवाले से बात की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो हुकूमत का मौक़िफ़ हो या आम आवाम का मौक़िफ़ हो कि यार दिन की रोशनी में पूरी दुनिया में काम होता है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हम तो अंडर डेवलपमेंट है और लगता है कब तक पता नहीं रहेंगे, तो हर जगह पर इस बात की पज़ीराई तो होती है कि यार ये बेहतर इंशाल्लाह जल्दी निकल जाए। ये एक बेहतर फ़ैसला है कि 8 बजे आप कारोबार को बंद करें। उस पे ये है कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। आप देखते हैं कि क्राइम रेशियो भी इसमें कमी होती है, सिक्योरिटी के जो हमें कंसर्न देखने में आते हैं उनसे भी हमें छुटकारा मिलता है। तो आपकी एक रूटीन बड़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा, एक बिज़नेस एक्टिविटी के हवाले से मैंने ताजरों से मेरी बात हुई, ताजिर कहते तो हैं कि यार हम डिस्टर्ब हो रहे हैं चंद एक कारोबार के अलावा, उसके अलावा ओवरऑल आप जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है, कारोबार बेहतर हो जाता है। क्योंकि जब आपको पता है कि मेरे पास टाइम कम है और टाइम फ्रेम है कि लेट नाइट तक शॉपिंग नहीं हो सकती, दुकान ने क्लोज़ हो जाना है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू जिस तरह से अली सुखन साहब ने बताया ये चल रहा है, तो इस तरह से फिर आप उस अंदाज में अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर लेते हैं। तो इसके कुछ अच्छे नताइज भी निकलते हैं, लेकिन चंद एक कारोबार है जिस तरह से आपने फूड की का एक बिज़नेस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन उस पर भी आपने देखा कि 10 बजे जब रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, डाइनिंग का क्लोज़ हो जाती है, तो टेक अवे की सर्विस चल रही है, तो लोग इस तरफ ढल जाते हैं। और ये अच्छे फ़ैसले हैं, इनको मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए और इंतज़ामिया इसकी इम्प्लीमेंटेशन करती हुई भी दिखाई दे रही है। कहीं पर भी दुनिया में नहीं होता कि पूरी पूरी रात आपका कारोबार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, आप उन्हें सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? गौहर साहब, आप ज़रा बताइएगा कि दौरे कर रहे हैं, हमारी क़यादत जो है वो इस वक्त सालिसी का किरदार अदा कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर इस्लामाबाद में टॉक्स हों। आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? आपके पास क्या ख़बरें हैं इस हवाले से कि क्या ये नेगोशिएशंस की टॉक होंगी या ये सिर्फ़ एक एग्रीमेंट हम लोग कराया जाएगा और पहले से हर चीज़ जो है वो तय कर ली जाएगी, जो हुकूमत पाकिस्तान ज़राए के मुताबिक चाह भी रही है? अरे जिस तरह से आप हम देख रहे हैं कि एफर्ट पुट की जा रही है दोनों तरफ से, अमेरिका का भी बड़ा मुस्बत रिस्पॉन्स है, ईरान का भी, और पाकिस्तान एज ए मीडिएटर और गल्फ़ भी जिस तरह से उसमें रिस्पॉन्स करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ये जो नेक्स्ट राउंड होना है ये फाइनल राउंड होगा। ओके। इसके अगले फेजेस ज़रूर चलेंगे, लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ शक्ल है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पीस एग्रीमेंट, उसकी सामने ज़रूर आ जाएंगी। ईरान का यही मुतालबा है कि जो जिस तरह से उसके ऊपर अटैक किया गया, उसका जो बहाली के हवाले से प्रोग्राम है उसमें उसे शामिल किया जाए। जिन ममालिक ने इसमें एक शामिल हुए उनको हर जाने का दावा किया जा रहा है, तो ईरान भी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ उस तरफ जा रहा है, हम ये देख रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि ये जो राउंड होगा ये बड़ा अच्छा होगा और फाइनल राउंड होगा। उससे पहले आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ इंगेजमेंट बनी हुई है, तो यही है कि ये वाला राउंड भी उस तरह ना जाए कि कोई ना कोई जो बात है उसमें निकलनी चाहिए और हल। अब थोड़ा सा ना हमारी जो मुल्क की सहाफ़त है उसके ऊपर भी मैं चाहूँगा गौहर साहब कमेंट करें। आपका 17-18 साल आपको इस फील्ड में हो चुके हैं। एक तरफ हमारे मुल्क की सहाफ़त हो रही होती है, हम नपे-तुले अल्फाज से बयान करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा एक मीडिएटर का रोल है। हम लोग पाकिस्तान जो है वो एक हार्ड लाइन नहीं दे सकता। वहीं पर दूसरी तरफ जो सहाफ़त हो रही होती है उसको ज़रा कंपेयर कीजिएगा और पाकिस्तान की उस सहाफ़त पर ज़रा कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान इस दौरान जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी सहाफ़ी हो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म कर रहे हैं, वो आपको अगर देखना हो और उसकी एक झलक देखनी हो तो आपको इंडियन मीडिया देख लेना चाहिए। इंडियन मीडिया को लगा के देखे, आपको लगेगा कि यार ये कौन सी जर्नलिज़म हो रही है और किस तरह से फ़ेक न्यूज़, किस तरह से रेटिंग के लिए चीज़ें की जाती है। वहीं पर पाकिस्तान ने जिस तरह से किरदार अदा किया है, मीडिया ने इस पीस टॉक्स को लेकर और चीज़ों को लेकर चल रहा है और इंटरनेशनल अफेयर को, तो पाकिस्तानी मीडिया की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, जिसकी पूरी दुनिया इस वक्त करते हुए दिखाई दे रही है। और जिस तरह से आपने देखा कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आए, उनके साथ पाकिस्तानी मीडिया ने के जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने इंगेजमेंट डेवलपमेंट की उनके साथ और उनके साथ इस पूरे नेगोशिएशन प्रोसेस को उन्होंने कवर किया, जिस पर इंटरनेशनल मीडिया भी जो पाकिस्तानी मीडिया का किरदार था उसको मुतरिफ दिखाई देता है। तो पाकिस्तान हमेशा से जो है वो पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं
ये भी आपने देखा होगा पेट्रोटिज्म के हवाले से बड़े वो है कि अपने मुल्क की इज़्ज़त और सारी चीज़ें उनको लेकर चलते और हैं। एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हमारे यहाँ हो रही है और इंशाल्लाह होती रहेगी। इसी तरह हम लोगों को जो है वो ट्रेन किया जाता है, हमारे सहाफ़ियों को बताया जाता है कि क्या गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट है और आपके अल्फाज क्या होने चाहिए। अली सुखनवर साहब, थोड़ी सी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उस पर चाइना का, क्योंकि ऑयल भी वहाँ से गुजरता है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनका भी एक रिस्पॉन्स आया, तो पूरी दुनिया के जो रिस्पॉन्स है उसको आप किस तरह देख रहे हैं, और ये जो निगोसिएशन है उनमें उनका कितना अमल दखल है? देखें, कुदरत ने जो रास्ते मुश्तरका बनाए हैं आप उनको रोक नहीं सकते। आप चेक्स लगा सकते हैं जी। अपनी, अगर आपके घर के सामने से कोई रास्ता गुजर रहा है, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने मफादात के लिए कुछ न कुछ हल्की फुल्की तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन आप किसी के, अमेरिका कहे कि जी मैं ये गुजरने नहीं दूंगा, ये चाइना के जहाज जाएंगे तो मैं उड़ा दूंगा, तबाह कर दूँ, ऐसे नहीं होता है। ये जो अब आप हवाला दे रहे हैं ना, कल जो पीस टॉक्स हो रही है, उसमें बेसिकली यही गारंटीज दी जाएंगी, उसमें गारंटर्स का रोल होगा, उसमें बाद मामलात में पाकिस्तान गारंटर होगा, बाद मामलात में चाइना गारंटर होगा, बाद मामलात में ख़ुद ईरान गारंटर होगा। ये मुख्तलिफ मुआहदे किए जाएंगे, मामलात तय किए जाएंगे कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये रास्ते, ये आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आज खुला है, आज बंद हुआ है? नो। आप इसकी बैकग्राउंड में जाइए, देखिए, ये कुदरत के बनाए हुए रास्ते हैं, इनसे जहाज़ गुजरे हैं, ये गुजरेंगे हमेशा। आप इसके ऊपर डायरेक्शन नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपके पास से कोई चीज़ गुजर रही है, आपके सामने से गुजर रही है, कोई रास्ता है, आपकी सिक्योरिटी को ख़तरा है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा। ट्रम्प साहब की तरफ से तो बयान आया था कि चीन जो है वो बड़ा खुश है और जब अगले दिनों में मैं जाऊंगा वो बड़ा मुझे गर्मजोशी से मुसाफा किया जाएगा दूर की तरफ से। तो आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? देखें, बयान तो मैं भी दे सकता हूँ कि चाइना मेरे इस प्रोग्राम से बहुत खुश हो रहा है, अमेरिका को बहुत अच्छा लग रहा है, सदर ट्रम्प ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं। यह स्टेटमेंट्स, ये इस माशरे में स्टेटमेंट देना जो है सबसे आसान काम होता है। आने वाले ज़मानों में आप याद रखिएगा कि चाइना एक बहुत वाइटल रोल प्ले करने जा रहा है सारी दुनिया की सियासत में, यूरोपीय सियासत में, और पाकिस्तान हमेशा हमेशा मंजर का रोशन सितारा रहेगा। और मेरे रब के करम मेहरबानी शामिल रहेगी। पाकिस्तान is going to win all that race इंशाल्लाह। गौहर साहब, ये बताइएगा कि अभी हम ये बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह मीडिएशन में हम लोग कामयाब होते हैं और पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम रहेगा, पाकिस्तान अपना जो किरदार अदा कर रहा है, इंशाल्लाह हम मुस्तहकम अमन की तरफ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह नहीं होता तो एक इकोनॉमिक शॉक आएगा, उससे किस तरह बचना है, वो क्या हो सकता है? पूरी दुनिया में अभी ऐलान ही हुआ था ब्लॉकेड का, तो ऑयल प्राइसेस कहाँ पर चली गई थी, जो हमारा क्रूड ऑयल है, फिर जैसे ही ऐलान हुआ निगोसिएशंस का तो नीचे आ गई। तो एक शॉक लगता है जैसे ही कोई बयानात आते हैं। तो आप, उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, मुस्तहकम अमन होगा, लेकिन एक जो 1% या 0.1% अगर हम कह लें कि हो सकता है कि उस तरह के ना हो, तो फिर क्या हो सकता है? बिल्कुल जी, हुकूमत का भी इसी तरह फोकस है कि आम आवाम को इस दौरान भी रिलीफ दिया जाए। अभी ये भी आपसे जब हम बात करें तो वही खबर मौसूल हुई है कि पाकिस्तान को $2 अरब का डिपॉजिट है वो सऊदी अरब से हो गया। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो यही इकनॉमिक इंगेजमेंट्स के हवाले से भी कोशिश कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है और हुकूमत को इस तरह काम भी करना चाहिए कि आम आवाम को, जहाँ पर हम पीस टॉक्स कर रहे हैं, बिल्कुल हमारा ये किरदार होना चाहिए एज ए नेशन भी, एज ए रिलीजियस पहलू के हवाले से भी, कि हम दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करें। किसी भी आप मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो तो वहीं पर आपको अपने लोगों का ख्याल भी करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस आप देख रहे हैं वो बड़ा शदीद हो गया पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है लोड शेडिंग हो रही जो है। बताया गया था वो खबर क्या थी वैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग है वो कितने देर के लिए, 2.5 घंटे का कुछ 2.5 घंटे का कहा गया था, लेकिन इसका दुरानिया जो है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे आया भी तो था कि इसकी वजह कुछ और है और उसको मैनेज किया जा रहा है। ये बुनियादी तौर पर आपको जिस तरह से अंदाज़ा है कि ऑयल क्राइसिस है, तो हमारी जो बिजली की पैदावार है वो भी इसी के ऊपर मुनहसर है। तो वहीं पर
कफ़ायतशारी मुहिम के तहत इसको भी कट लगाए गए हैं, वहीं पर मार्केट्स भी क्लोज़ की जा रही है। तो कोशिश यही है कि हम जितने पैसे हो सके बचा सकें, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर उठा लें कि जो दीगर जो चीज़ें हैं उस हवाले से सब्सिडी दी जा सके, उसके हवाले से सब्सिडी दी जा सके। गौहर रहमान शेख साहब जो है वो अपना मौक़िफ़ देख रहे थे। इस हवाले से मज़ीद भी नाज़रीन गुफ्तगू करते हैं। अली सुखनवर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का भरपूर हम लोग फ़ायदा उठाएंगे और इस मौके पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा कर रहा है मीडिएशन में, उसके हवाले से तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या हो सकता है। उस पर तफसीलन हमने गुफ्तगू की। थोड़ा सा हम लोग जो मुल्तान शहर है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं और जो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि शहर को जो है हम बड़े जो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनके बड़े शहरों जैसा बना देंगे, डेवलप कंट्री जैसा सिटी आपको नज़र आएगा। तो इन सूरत हाल की वजह से कहीं उन प्रोजेक्ट्स पे तो कट नहीं लगाया क्या? उनकी क्या सूरत हाल है उसको जान लेते हैं। गौहर रहमान शेख साहब बताइएगा जी। मुल्तान ब्रांड रोड, विहाड़ी रोड और मुल्तान एवेन्यू, ये तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सीवरेज का तो कहाँ तक पहुँचे जी वो प्रोजेक्ट्स? हम जब भी हम इंतज़ामी अफसरान की बात करते हैं ना, कोई पिछले कुछ सालों को ले लिया जाए तो आपके जहन में ना एक ही नाम आता है, नसीम सादिक साहब। हम फैसलाबाद गए, वहाँ पे हमने देखा कि फैसलाबाद की जो शक्ल बदली वो भी नसीम सादिक ने बदली। मुल्तान को बनाने वाले भी नसीम सादिक थे। किला है, हिस्टोरिकल प्लेस है, उसकी लैंडस्केपिंग की। लेकिन अब इसमें आप एक और नाम भी शामिल कर लें। अब मुल्तान की तारीख़ में एक नाम मज़ीद याद रखा जाएगा, वो मोहसिन मुल्तान के तौर पर उन्हें अब याद रखेंगे। वो है मुल्तान के कमिश्नर आमिर करीम खान। आमिर करीम खान जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, इससे पहले मुल्तान में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू किए गए। मुल्तान की तज़ीन और आइश के ऊपर आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। मुल्तान के 11 से 12 चौक इस वक्त खूबसूरत अंदाज में डेवलप हो चुके हैं, जो हम लाहौर तर्ज पर देखा करते थे, इस्लामाबाद में देखा करते थे, और उन्हें खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। इसके साथ ही आपने देखा कि मुल्तान के रोड्स के हवाले से एक बड़ा मनसूबा था मुल्तान का विहाड़ी रोड का, और उसको जो है डस्ट फ्री रोड बना दिया गया है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे थे, क्या ये रोड बनेगा भी सही? इसको हमने बनते हुए भी देख लिया और ये मंसूबा भी तकमील की जानिब गामज़न है। और ये पाकिस्तान का पहला होगा, आपने भी प्रोग्राम किया था कि पाकिस्तान का पहला डस्ट फ्री रोड होगा। तो मुल्तान के साथ से अब वो चीज़ भी हटने लगी है। गर्द गर्मा रीज़न बना ली थी जी, ये देखिए मुल्तान के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। तो अब मिट्टी का भी सफाया होने जा रहा है। इसी तरह से सीवरेज के 26.5 अरब रुपये के मनसूबे चल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन आए, उन्होंने इंस्पेक्शंस की। ओवरऑल मुल्तान डिवीज़न में 80 अरब रुपए से ज़ायद के ये प्रोजेक्ट्स हैं। मुल्तान का ब्रांड रोड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुल्तान एवेन्यू का एक प्रोजेक्ट है ब्रांड रोड के हवाले से, वो भी चल रहा है। मुल्तान के जो चौक हैं उनके ऊपर आपने देखा, इससे कबल हमने ये देखा, हम यही किया करते थे यार ये यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स क्यों नहीं इंस्टॉल होते, क्यों नहीं करते आप? तो हमने 2-3 स्पॉट्स ऐसे देखे जहाँ जिनको अब बना दिया गया है। तो ये सारे मंसूबे जो है अगले 3 महीने में मुकम्मल होने वाले हैं। अच्छा। और मुल्तान की जो डेडलाइन नहीं थी, बिल्कुल कुछ देखिए, इसमें जो मेजर मंसूबे हैं वो अगले 3 महीनों में मुकम्मल होंगे। अच्छा। क्योंकि बजट से पहले इनको कंप्लीट करना है। आगे बजट की अनाउंसमेंट होगी तो फिर ये, ताकि जो आप बात कर रहे थे कि फंड्स जो है हमेशा ये हुआ करता था कि ये फंड्स लैप्स कर जाते थे, इनकी यूटिलाइजेशन नहीं होती थी। तो इस बार मुल्तान की इंतज़ामिया, डिवीजनल इंतज़ामिया कमिश्नर मुल्तान ने पूरे तरीके से जो फंड्स से उन्हें यूटिलाइज़ किया, और उसी वजह से मुल्तान जो है वो बदला हुआ आपको नज़र आएगा। और इसकी प्लानिंग जो की जा रही है वो अगले 50 साल की जा रही है। कुछ मंसूबे आप देखेंगे, कहेंगे यार इसकी अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप उनको अगले 10 से 15 साल 20 साल के आगे जाकर देखें तो आपको लगेगा यार ये वाकई ज़रूरत थी, ये मुल्तान के लिए बड़ा ज़रूरी था। तो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इंतज़ामिया अगले कुछ सालों की प्लानिंग कर रही है, अगले 50 सालों की प्लानिंग करिए कि इस तरह से मुल्तान की नई शक्ल ये होगी। तो इसलिए कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का जो किरदार है वो अब जो है मुल्तान के लोग, आप मेरी ये बात याद रखिएगा कि उन्हें मोहसिन मुल्तान के तौर पर याद रखें। चलें जी, इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो। और जो हम हमेशा सुनते हैं कि फ़लाँ प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ताख़ीर का शिकार है, आप जैसे रिपोर्टर्स ही खबर ब्रेक कर रहे होते हैं, फ्रंट्स कहाँ गए बताया जाए, अल्लाह करे ऐसा ना हो और इंशाल्लाह वक्त पर तकमील हो उन प्रोजेक्ट्स की। जनाब अली सुखनवर साहब, मैं हमारे पास लास्ट 30 सेकंड्स मौजूद हैं। इस पूरे सूरत हाल, ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उसमें मैं चाहूँगा कि आप अपना लास्ट क्रक्स ऑफ द मैटर बता दें और लास्ट अपना कोई पैगाम देना चाहते हैं। क्रक्स ऑफ द मैटर तहमा ये है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज इन अ वेरी attractive, fruitful, vital situation in favor of Pakistan. इंशाल्लाह।
That's the last. इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अली सुखनवर साहब, और बड़ी सैर हासिल हमारी गुफ्तगू हुई, और अल्लाह करे कि जिस तरह हम उम्मीद कर रहे हैं उसी तरह के हालात हों, और पाकिस्तान का जिस तरह तारीफ़ की जा रही है और इंशाल्लाह आने वाले कई सालों तक इसी तरह तारीफ़ होती रहे पाकिस्तान की। गौहर रहमान शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हुई, और आपने इस वक्त हमें आगाह किया कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको भी प्रोग्राम का पहला हिस्सा बहुत पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद, कुछ नए गेस्ट होंगे, मौजू भी हो सकता है कि हमारा तब्दील हो। तब तक का हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के किरदार पर, और इस वक्त पाकिस्तान जो अपना अहम कलीदी किरदार अदा कर रहा है दुनिया में मुस्तहकम अमन के लिए, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले दिनों में क्या हालात हो सकते हैं, और ये ऊँट किस करवट बैठेगा, और हमें एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता ये निगोसिएशंस डीरेल होती हैं और हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुँचते, तो फिर ख़त्े के क्या हालात हो सकते हैं। तो इस पर हमने तफसीलन गुफ्तगू की। ब्रेक के बाद भी इसी मौजू पर बात करेंगे, और इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल बाकिर एहसान साहब, जो कि बड़े मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो सर। आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है अली जाबिर साहब ने, जो कि सीनियर तज्ज़ीकार हैं, और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली जाबिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अली जाबिर साहब, आपसे ही गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त जो ख़ित्ते की सूरत हाल है वो क्या है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे एक स्टांस है अमेरिका का भी, और जो हमारे ईरान है उनका भी, देन यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर भी हमारे पास उनका दोनों का एक हार्ड स्टांस है। इसमें जो पहली निगोसिएशंस थी उसमें क्या नुकात थे, कहाँ तक, क्योंकि हमने ये भी सुना था जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो उनके लीड कर रहे थे ईरान के डेलीगेशन को, उन्होंने ये ट्वीट किया एक्स पे अपने, लिखा कि हम लोग बिल्कुल करीब थे MOU के, एक एग्रीमेंट हमारा साइन होने वाला था, लेकिन उसके बाद फिर नहीं हो सका। तो इसका मतलब है कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे। तो पहले कहाँ तक निगोसिएशंस हो चुके थे, क्या स्टांस था, और आप आगे आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो नेगोशिएशंस होती हैं हमेशा याद रखिए कि इनका जो तरीका कार होता है उसमें दोनों साइड्स अपना अपना मौक़िफ़ पेश करती हैं। आपको पता होगा जैसे कि अमेरिका ने जो है वो 10 नुकाती और ईरान ने 15 नुकाती एजेंडा पेश किया, और इसमें इब्तिदा से ही आप देख लें कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहा था कि वो किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंप्लीट कंट्रोल ईरान के पास, वो इसे अपने और ईरान के दरमियान मुश्तरका चाहेगा। ये नुक्ता, उसके बाद यूरेनियम की एनरिचमेंट और उसकी किसी भी किस्म की इस लेवल की सलाहियत जो उन्हें न्यूक्लियर वेपन तक ले जाए, उसके फिल फोर खत्म करने की शिक, फिर ईरान की तरफ से जो शिकें थी उनमें था कि उसके किसी भी सूरत जो यूरेनियम अफज़ूकी है उस पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, उसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल को एक्सेप्ट किया जाएगा, बल्कि वहां से हर मूवमेंट को उसकी फोर्सेस की कंडीशन और परमिशन के साथ एक्सेप्ट किया जाएगा। इन नुकात की इब्तिदा से ये बात वाज़ेह थी कि ये नुक्ते जो हैं वो बोन ऑफ कंटेंशन या मसले की जड़ बनेंगे। इन्हीं नेगोशिएशंस के दरमियान आप देखिए, क्योंकि आपको गिव इन करना पड़ता है, कुछ बातों पे आपको सरेंडर करना पड़ता है, मगर चूंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स की क़यादत आई थी वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से राब्ते में भी थी, और जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट JD वेंस थे उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई हम हर जो अपनी ले रहे हैं इसमें इनपुट और गाइडेंस वो डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेसिडेंट ले रहे हैं, तो वहां से रिलेक्टेंस थी जिन कंडीशंस पे ईरान ने कहा। अब हम आगे बढ़े कि भाई इसमें जो ट्रैक 2, उस वक्त देखिए जो ईरान ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास दोबारा मुज़ाकरात करने के लिए कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जो मुज़ाकरात है वो करना नहीं चाहते, उन्होंने फिल वक्त ये कह दिया कि शायद उस वक्त अभी कोई इम्कान जाहिर नहीं हुआ, मगर चूंकि पाकिस्तान का किरदार इसमें बड़ा अहम है। पाकिस्तान रोज़े अव्वल से, जिस दिन से ये क्राइसिस स्टार्ट है, पाकिस्तान ने एक इंतहाई प्रोएक्टिव जो है वो सिफारतकारी की है। उसका फायदा हमें ये हुआ कि हमने तमाम तर कशीदगी और कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद गुफ्तगू के रास्ते जो है वो खुले रखे, और ये दोनों साइड्स को हमने एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो एज अ सालिस हमारे थ्रू आपस में मुज़ाकरात कर सकें। ठीक, अच्छा जब हम जी अली साहब कंप्लीट कीजिएगा सर। जी, अब हम जब देखें कि ट्रैक 2 जो उसका दूसरा सेकंड फेज स्टार्ट होगा, उसमें भी आप देख लीजिए कि सबसे पॉजिटिव जो हमारे लिए इम्पैक्ट था, आप देखिए कि 4 वेन्यूज थे
जिस पे अमेरिका और ईरान जो थे वो गौर खोज कर रहे थे, जिसमें अंकारा था और उसके बाद इस्लामाबाद था, रियाद था, जिनेवा था। यूनाइटेड स्टेट्स जिनेवा के लिए फेवर में था, बट जबकि ईरान ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा इस्लामाबाद। और आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दी पोस्ट को दिया गया इंटरव्यू देखिए कि उन्होंने उसमें कहा कि वो प्रेफरेबली इस्लामाबाद जाएंगे। इट मीन्स कि हमने उन्हें सबसे न्यूट्रल, इम्पार्शियल और इंतहाई कहने के बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म फराहम किया था, जहां दोनों पार्टीज को ये फील हुआ कि उनके मुज़ाकरात बेहतर और अमन और इंतहाई बराबरी की बुनियाद पे हो सकती है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि पूरी दुनिया इससे पे इम्पैक्ट पड़ता है, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाइना का, जब ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉकेड किया गया तो एक रिएक्शन आया चाइना की तरफ से, और फिर ट्रंप साहब का यह बयान देना कि वो बहुत खुश हैं और मैं जब उनके पास दौरे पर जाऊंगा तो वो बड़ा मुझे गर्म जोशी से मिलेंगे। तो इस वक्त पूरी दुनिया का ज़रा रिएक्शन बताइएगा, नेटो का साथ ना देना ट्रंप का, और बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार हो जाना इसराइल का भी, ट्रंप यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का भी। जी, आप देखिए कि ये जंग बड़े एक अजीब तरीके से और जाबिराना अंदाज में मुसल्लत की गई है। एक तरफ ईरान के साथ टॉक्स की जा रही थी, अभी मुज़ाकरात जारी थे कि उन्होंने पूरी ईरानी क़यादत को बराह रास्त इसका निशाना बनाया, जो कि आप आलमी और आलमी सफारती और सियासी और अस्करी तमाम रिवायात को देखें तो ये उनके खिलाफ था, जिस पर आलमी जो बरादरी थी वो किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर सकती थी यूनाइटेड स्टेट्स या इजराइल के इस अमल को। इस वजह से आप देखेंगे कि तमाम मेजर प्लेयर्स, जिनमें यूरोपीय यूनियन, नेटो, रशिया, चाइना और बाकी ममालिक थे, उन्होंने ताल्लुकी करना शुरू कर दी अमेरिका से। इस वजह से अमेरिका जो है वो हर महाज पे, वो अस्करी हो या सफारती हो, उस पर अपने आप को अकेला और तनहा पा रहा था। इसलिए क्योंकि आलमी बरादरी ने इसके जो असरात थे उसको पहले ही गेज कर दिया था। यूरोपीय यूनियन की मेजर ऑयल जो सप्लाईज थी वो इसी रूट के थ्रू है, इसी रीजन के थ्रू है। अमेरिका की खुद, चाइना, रशिया, ये सब लोग अगर ऑयल नहीं वन वे और दी अदर तो जो गुड्स की तरसील हो रही है, हमें ये भी देखना होगा इन ममालिक की एक्सपोर्ट्स इस रीजन में कितनी है, वो सबको वन वे और दी अदर इम्पैक्ट कर रही थी। इस वजह से इसमें सबसे दानिशमंदाना हिकमत अमली यही थी कि वो अमेरिका को और इसराइल को मना करें और उन्हें रोकें कि वो हर सूरत कॉन्फ्लिक्ट को रोकें। अभी भी इन सारे आप देखें कि हर कोई मुज़ाकरात को वेलकम कर रहा है, किसी ने तसादुम को वेलकम नहीं किया। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि इंशाल्लाह कि हम किसी एग्रीमेंट की तरफ पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरह आपने पहले बात की और हमारे साथ जो ब्रेक से पहले इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि डिप्लोमेसी इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वो रुकता नहीं है। तो हो सकता है कि हम थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स या फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स भी हो जाएं, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हम किसी एग्रीमेंट में पहुँच जाएंगे। और इसमें जो दौरे किए जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी और फील्ड मार्शल की तरफ से भी, उनको आप किस तरह देखते हैं? क्या एक्सपेक्ट करें हम इन नेगोशिएशन से, जो सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो रहे हैं? आप देखिए कि ये हमारी सिविल और अस्करी क़यादत है, ये इंतहाई दानिशमंदाना अंदाज में और एक सबसे अलग अंदाज में अपनी एक स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं। आप देखें, आधी हमारी टीम जो है वो एक पार्टी के पास जा रही है, आधी दूसरी के पास, और फिर खाली हम जा नहीं रहे, हम टू द पॉइंट एक एजेंडे के साथ जा रहे हैं और हम उस एजेंडा पे परसिस्टेंटली मुसलसल जो है उस पे दोनों पार्टीज को कन्विंस भी कर रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान ने 10 मई के बाद जो अपना एक स्ट्रेचर बनाया है, उसने पाकिस्तान का रुतबा वकार बहुत बेहतर किया है। और अब आप देखें इस सालसी के बाद जो हमने, क्योंकि ना सिर्फ खाली एक वेन्यू नहीं दिया बल्कि वो माहौल भी ऐसा बनाकर दिया है कि जिसमें सालसी मुमकिन हो। और डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि जो सफारतकार होते हैं इंतहाई मस्बत रवैया रखने वाले लोग होते हैं, वो बस अगर 100 मरतबा भी उन्हें नाकामी हो तो वो 101 मरतबा फिर सफारतकारी के रास्ते, टेबल के रास्ते, टॉक्स के रास्ते गुफ्तगू दोबारा शुरू करती है। इसलिए ये अगर टॉक्स एक नहीं, फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ये मुसलसल चलते भी गए तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है सालसी का, ये जारी रहेगा, सालसी का जारी रहेगा। कर्नल बाकिर साहब को जो है हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, आप ये जो विजिट्स किए जा रहे हैं, आप इनको किस तरह देखते हैं? फील्ड मार्शल की तरफ से भी उन्होंने ईरान का दौरा किया और उनको अकम्पनी किया इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने, एंड देन द विजिट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ टू द सऊदी अरेबिया। हाउ डू यू सी दिस विजिट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सफारतकारी में विजिट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के जो बीच में गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो ख़त्म करने के लिए होती है।
लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखें कि चाइना की तरफ तमाम ने एक रुख किया है। अगर पिछले एक हफ्ते की आप देखें, ठीक है कर्नल बाकी साहब, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड थैंक यू सो मच अली जाबिर साहब फॉर बीइंग विद अस। और बड़ी सैरासिल गुफ्तगू हुई और आपने बड़ा जामे अपना तज्जिया दिया इस पूरी सूरत हाल पे, और जिस तरह हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हालात जो हैं वो मस्बत होंगे और पाकिस्तान भी जिस तरह अपना किरदार अदा करे उसमें कामयाब होगा, और इंशाल्लाह जी यही नताइज निकलेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कर्नल साहब से एक सवाल किया था कि ये जो हम लोग देख रहे हैं कि विज़िट्स हो रहे हैं, हमारे अस्करी और सिविलियन क़यादत दोनों विज़िट कर रहे हैं, उसकी अहमियत क्या है और हम क्या नतीजा हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं इन विज़िट से, उसी वाले से मैंने सवाल किया था। जी जनाब बताइएगा। ये कहना चाह रहा था कि ये जो सिफारतकारी है ना, ये बीच में फासलों को कम करती है, लेकिन बात ये है कि इज़राइल अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उसकी डिज़ायर्स हैं वो अमेरिका के थ्रू हमारे खित्ते के ऊपर या ईरान के ऊपर थोपना चाहता है। अगर आप थोड़ा सा भी बैकग्राउंड में जाएं तो उन्होंने कहा जी 5 साल के लिए एनरिचमेंट बंद कर दें। 2 दिन पहले 3 दिन पहले को आया जी कि जी 20 साल के लिए कर दें। सो वो जो हद है ना वो ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए कन्फ्यूजन है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है आज से नहीं, सदियों से एक टेरिटोरियल लिमिट होती है कंट्री की, वो उसके अंदर कुदरती तौर पे ईरान के पास फॉल करता है। अब उसके ऊपर मनमानी अगर आप शुरू कर दें तो इसमें नुकसान जो है वो चाइना को हो रहा है, क्योंकि उनका बड़ा लंबा एक वो एग्रीमेंट हुआ है तेल ऑयल सप्लाई का। इसी तरह इंडिया और बाकी पाकिस्तान है और बाकी मुल्क भी हैं। तो ये एक अनलिमिटेड चीज़ है जो बढ़ाई चली जा रही है और वो नुकसानदेह है। और पाकिस्तान अपनी तरफ से, चाहे वो वज़ीर आज़म है, नायब वज़ीर आज़म है, हमारे फील्ड मार्शल हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश भी अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं, उनको फेस सेविंग देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान को इस सिफारतकारी में चाहिए कि वो एक दफ़ा हद पूछ ले अमेरिका से कि जी हमने कौन सी हद है जहाँ पर आपने इस बातचीत में कट लगाना है या अमन मुआहिदा करना है। उसके अंदर अगर आप देखें तो रोज़ाना उनके जो रिक्वायरमेंट हैं वो बदल रहे हैं। अब जिस तरीके से इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड किया हुआ है, ये किसी तौर पे भी कानूनी तौर पे जायज़ नहीं है, लेकिन वो माइट इज़ राइट वाली बात है और वो हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि इससे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होगी वो चाइना को होगी। और चाइना ने जिस तरीके से ईरान को और रशिया ने ईरान को इस जंग में मदद की है, वो एक डिसाइसिव जगह पर ले आई थी जंग को, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत परेशानी हुई। और वो आगे चल के भी अगर इस जंग को इन्होंने दोबारा छेड़ा तो नुकसान भी अमेरिकन फोर्सेस को होगा। अभी अगर आप देखें कि आज दुबई के एक वज़ीर ने ईरान के स्पीकर से बातचीत की है, उधर दुबई से ही चाइना में भी उनके रॉयल फैमिली के बंदे गए हैं प्रेसिडेंट से मिलने, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं और उससे पहले स्पेनिश प्रेसिडेंट गए हैं। तो एक बहुत सारी परेशानी की कैफियत मचाई हुई है। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज और बाकी मंडी के अंदर कमोडिटीज़ के रेट को अगर आप देखें कि वो बढ़ रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये अब दूसरी फेज़ जंग की नहीं होगी। अब तो सिर्फ जो सफारतकारी चल रही है कि जी वो ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शर्तें मनवा लें। लेकिन मैं अभी भी आपसे बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि अमेरिका की अंडर इजराइल प्रेशर ये हदें ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इजराइल ने जो एक सोच लिया ग्रेटर। हल कैसे निकलेगा सर? हल कैसे निकलेगा? हल इसी तरह निकलेगा। पहले भी आप देख लीजिए, गुफ्तु शनीफ तो ईरान की अमेरिकन डेलीगेशंस के साथ 2-3 जगह पर हुई है ना, लेकिन एक हद होती है ना। अब सारे गल्फ स्टेट परेशान हैं, सारे नेटो कंट्रीज परेशान हैं, सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज परेशान हैं। कोई एक को तो इफेक्ट नहीं हो रहा ना ईरान की जंग से, सबको इफेक्ट हो रहा है माशी तौर पे भी, और अमन और के इस्तेकाम की वजह से
सारी दुनिया ने एक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और उसके लिए बेसिक चीज़ तो ये तेल ही होता है और क्या होता है, एनर्जी होती है। अगर इसको तुम डिस्टर्ब रखोगे तो इसमें अमेरिका को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन अमेरिका ने अपने मसले इस्तेमाल कर लिए हैं, ईरान ने अपनी टैक्टिक्स पूरी इस्तेमाल कर ली है। अमेरिका बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है। सारी हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके ऊपर जो नुकसान हुआ है अमेरिका की वहाँ मौजूदगी की वजह से, वो सारे बेचारे बहुत परेशान हैं। लेकिन जब तक अमेरिका इजराइल को एक अपनी हदूद में नहीं रखेगा कि भाई मैं आपके लिए मैंने यहाँ तक चला गया हूँ और आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी ने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट को यह कह दिया है कि आप जो प्रेसिडेंट बने हैं इस अमेरिका के दोबारा, ये इजराइल या जूश लॉबी की वजह से बने। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो डोनाल्ड ट्रंप के जहन में डाली गई है। सबसे ज़्यादा वोट जो स्विंग स्टेट्स थी उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम आबादी है मुख्तलिफ ममालिक की, उन स्विंग स्टेट्स ने 100% मुस्लिम वोट्स को इसको डोनाल्ड ट्रंप को जितवाया है। तो ये दो चीज़ें जो है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप को जब तक कोई हमारा डेलीगेशन जाके या और कोई दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं जीसीसी कंट्री के जाके उसको नहीं बताएंगे कि सर आपको गलत गाइड किया जा रहा है, आप गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाकी सबको नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा कर्नल बाकी साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कोई हतमी राय इस हवाले से नहीं दी जा सकती, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इंशाल्लाह जंग बंदी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं होती तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो हिल जाती है और बड़े बड़े इदारे ये लिख रहे हैं कि हम ग्लोबल रिसेशन में जा सकते हैं। उसका फिर पाकिस्तान ने मुकाबला किस तरह करना है? अवाम की तरफ से पाकिस्तान ने तो तमाम जीसीसी कंट्रीज को ऑन बोर्ड लेना है। उन कंट्रीज को, हमारा उनसे बहुत देरीने ताल्लुकात हैं, हमारे फौज के भी हैं, हमारे बहुत सारी लेबर फोर्स भी जाती है, सारी जाती है। उनकी इकोनॉमी हमारी फौज के ऊपर, फौज की वजह से और हमारे लेबर फोर्स की वजह से डिपेंडेंट है। अगर पाकिस्तान की बात जीसीसी कंट्रीज मान लें और ये सारे मिलकर अमेरिका को कन्विंस करें कि इसमें सबको नुकसान हो रहा है, काफ़ी हो गया और सबको पता भी चल गया है। ईरान ने उस टर्म पर नहीं आना जिस तरह सीरिया में, लिबिया में और इराक के अंदर उन्होंने मनमानी की। ये ईरानी जो है ये एक नेशन है, इनकी पुरानी हिस्ट्री है। फिर इन्होंने पिछले 47 साल की सैंक्शन में अपने आप को और दुश्मन को बड़ा स्टडी किया है। उसी हिसाब से इन्होंने अपने तमाही दिफाई निज़ाम जो है उसको तैयार किया है। तो उसको डिफीट करना इतना आसान नहीं है। जहाँ तक रही बात यूरेनियम की, जहाँ पर सुई फंसी हुई है, ये एक इशू है। ये पाकिस्तान इसको हल भी करा लेगा, लेकिन अमेरिका अंडर इजरायली प्रेशर वो इसकी इस हद को भी जो है वो मानेगा नहीं और आगे अपनी शराइत मनवाना शुरू कर दे। ठीक है। अच्छा कर्नल साहब, पाकिस्तान की क़यादत के किरदार के बारे में बताइएगा कि हर तकरीर में तारीफ़ की जाती है, फील्ड मार्शल साहब की, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ की जाती है, तो ये जो इस वक्त हमें लीड कर रहे हैं उनका मीडिएशन में जो किरदार है उसके बारे में देखिए। हमारी जो जियो पोलिटिकल लोकेशन है, ठीक है, ये इसमें सबका इंटरेस्ट है। चाइना का भी है, रशिया का भी है, अमेरिका का भी है, जीसीसी कंट्रीज़ का भी है, अफगानिस्तान का भी है, ईरान, किसका भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो जियो पोलिटिकल लोकेशन दी है, सबका दारोमदार इसके ऊपर है। और फिर हमने कभी भी किसी के साथ हालात को नहीं बिगाड़ा, हम किसी एक पल्ले में नहीं जाके बैठे, हमने सबकी मदद की है। हम हर मुश्किल में काम आए हैं, अमेरिका के भी और चाइना के साथ भी हम करते हैं, इसी तरीके जीसीसी कंट्रीज़ के लिए भी करते हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान ने जो अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से जो इम्पोर्टेंस गेन की है उसको बखूबी फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म खूब अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और अमेरिका को या किसी और कंट्री को इससे अच्छे सहूलतकार या अमन पैदा करने वाले लोग किसी और मुल्क में नहीं मिलेंगे। हमने अभी तक अपना कोई इंटरेस्ट इसमें इंपोज नहीं किया। आप देखें हमारे मुल्क में अगर तेल के रेट देख लें और जो लोगों को परेशानी हो रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें हो रही है, अभी तक हमने बिल्कुल सिद्ध के दिल से तीनों हमारी जो ये बड़े इंपॉर्टेंट वज़ीर आज़म है, फील्ड मार्शल है, नायब वज़ीर आज़म है, वो दूसरों के ही अमन के लिए इधर उधर से भागे फिर रहे हैं और हमने अपना उसके अंदर कोई लालच नहीं डाला। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे तीनों को
और हमें भी अपनी मईशत को संभालने में और इस अमन से फ़ायदा उठाने का कोई अच्छा मौका मिले जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और हम आगे तरक्की करें। कर्नल साहब, ब्रेक से पहले ना जो हम प्रोग्राम का पहला हिस्सा था उसमें हमारे एक कॉलर ने कॉल की, उन्होंने कहा कि काविशें बहुत अच्छी हैं और हम लोग जो हैं वो मुतरफ़ हैं, पाकिस्तान जो है वो सेंटर स्टेज पे है, लेकिन वहीं पर कुछ मौशी मुश्किलात भी हैं शहरियों की। तो इस वक्त मुश्किल हालात हैं, हुकूमत को भी मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं, थोड़ा सा पास ऑन भी करना पड़ रहा है, सब्सिडीज़ भी दी जा रही हैं। एक तो ये सब्सिडीज़ कब तक सस्टेन की जा सकती हैं, दूसरा जो लोगों के हालात हैं उनको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पैगाम दें कुछ होप का कि आने वाले दिनों में ये अगर हम मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान को इसके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। मैं तो ये अपने पूरे पाकिस्तान के अवाम से ये कहूँगा कि वो फील्ड मार्शल को, वज़ीर आज़म को और नायब वज़ीर आज़म के लिए दुआ करें कि वो कामयाब हों और अपने, अब जैसे मैं अब कह रहा हूँ, एक आवाज़ होकर तमाम अवाम ये भी कहें कि आप इस अमन मुआहदे को पाए तकमील तक पहुँचाएँ और अपने लिए भी जेन्युइन तरीके से, ये नहीं है कि किसी से कोई कशकोल लेकर जाके मांगने की ज़रूरत है, आप अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप जेन्युइन पैसा कमाएं, अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करें और जो तेल की रिक्वायरमेंट है वो जहाँ से भी सस्ते सोर्स से, रशिया से मिलती है, ईरान से मिलती है, लाएं, हमें सस्ती बिजली दें, हम अपने पाँव पे खुद ब खुद खड़े हो जाएंगे। आवाम की यही आवाज़ है और कोई आवाज़ नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे ये तीनों बड़े बड़े ओहदेदार जो हैं ये अपने मुल्क को सहारा दें और ये एम रखें कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं, चाहे वो जीसीसी कंट्रीज़ में है, चाहे वो ईरान में है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में है या और चाइना की तरफ है, अगर हम इसके अंदर कामयाब हो जाते हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे जिस तरीके से ये सब कुछ तेज़ी से हो रहा है और हमें भी वो एक सुकून मिलेगा और आवाम को भी एक रिलीफ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा कर्नल साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इंतखाब करना, जैसे हमारे साथ जो अली जाबिर साहब थे वो बता रहे थे कि 4 लोकेशंस पे गौर किया जा रहा था लेकिन फिर उसमें से पाकिस्तान का इंतखाब करना, तो ये बताइएगा कि इसकी क्या अहमियत है और जो हमने पहली राउंड ऑफ टॉक्स करा है क्या ये उसकी वजह से चूज़ किया गया और जो हमारी किरदार चल रहा है उसकी वजह से चूज़ किया गया, ट्रस्ट किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बेलॉस अप्रोच किया है। हर मुल्क जो है अपना कोई इंटरेस्ट बीच में डालता है और उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है कि जी अपना लालच आप जाहिर ना करें या अपनी एडवांटेज को ना जाहिर करें, लेकिन पाकिस्तान ने, क्योंकि हमारा शुरू से ही तमाम ममालिक से, चाहे रीजनल है, माँ सिवाय हिंदुस्तान के, वो तो खुद शरारत करता है और करवाता है हमसे, तो उसने अपने आप को ख़राब किया है और आप देख भी लें जो कुछ हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को अब बहुत अच्छा मौका मिला है और इंशाल्लाह इसी कुछ ही अरसे के अंदर ये सिफारतकारी कामयाब होगी और हमें, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ये तीनों जो बड़े लीडर हैं ये अपने मुल्क के लिए एक्सपोर्ट का, मैं बार बार एक्सपोर्ट का कह रहा हूँ, हमें ये मांगना मूंगना अच्छी बात नहीं है। आप सिर्फ ईरान, अमेरिका को कहें जी हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपने हमारी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। इसी तरह आप जीसीसी कंट्रीज़ को कहें कि जी हम अमन कोशिश कर रहे हैं, आप हमें एक्सपोर्ट की चांसेस दें। इसी तरह अफगानिस्तान है या बाकी ममालिक हैं, रशिया, चाइना है, सबको यही कन्विंस करें और पाकिस्तान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने दोबारा दोहराता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने इस खित्ता अराजी को इम्पोर्टेंस दी है वो किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इस इस्लामाबाद में जो अभी अगले आने वाले दिनों में टॉक्स होने जा रही हैं उसमें सिक्योरिटी के इंतजाम पहले भी हमने देखे कि बड़े बेहतरीन थे, जो फैसिलिटेशन का किरदार फैसिलिटेट किया जा रहा था इंटरनेशनल मीडिया को, वो भी काफ़ी बेहतर किया गया था। बहुत एक्सीलेंट अरेंजमेंट थे, इसी पे तैयार है, इसी पे तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे खत्ते की सूरत हाल पे, मज़ीद भी उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं और लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है शकील सुल्तान ने, जो हमें वेदर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी शकील, क्या सूरत हाल है वेदर की? गर्मी आ रही है या नहीं आ रही? जी, मुल्तान में सूरज का पारा आज हाई दिखाई देता है। मुल्तान शहर में महकमा मौसमियात की तरफ से बताया जा रहा है कि आज टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 38 या 39 डिग्री सेंटीग्रेड की हद तक जाने का इम्कान है।
मुल्तान में शहरियों को आज सख्त गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत आज 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम इसे पहले दिनों से कंपेयर करें तो आज मामूल से ज़्यादा जो है वो गर्मी पड़ने वाली है। सुबह का आगाज़ तो फिर भी किसी हद तक हल्की हवा से हुआ, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोपहर में टेम्परेचर जो है वो अपने पीक पे होगा। दूसरी जानब हवा में नमी पहले की निस्बत काफ़ी कम रिकॉर्ड की गई है, आज 44% रिकॉर्ड की गई है, जबकि मतला अबर आलूद रहेगा और साथ में महकमा मौसमियात की जानिब से ये खबर भी दी गई है कि आज गर्द आलूद हवाएँ चलने का इम्कान है। ऐसा ही होता है जब भी जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ आती हैं और मोस्टली ऐसा होता है कि वो गर्द आलूद होती हैं। तो शहरी इस हवाले से भी तैयार रहें, क्योंकि अब शहरियों को गर्द आलूद हवाओं का सामना भी करना पड़ेगा। बारिशों का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म ही रहेगा। जबकि फ़ज़ाई आलूदगी में देखा जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुल्तान के आज 165 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में मुल्तान आज पाकिस्तान के तमाम शहरों में 9वें नंबर पर मौजूद है। नंबर में तो हम काफ़ी नीचे चले गए हैं, लेकिन 165 पॉइंट्स नॉर्मल नहीं है, ये भी सेहत के लिए ख़तरनाक होते हैं। तो शहरियों को जहाँ एक तरफ गर्मी से बचाव के लिए इक़दाम करने हैं, वहीं फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए भी एहसास लोगों को इक़दाम करने होंगे ताकि इससे भी बचा जा सके। लेकिन दूसरी जानब मौसम भी गर्म हो रहा है तो उसका भी ख़ास ख्याल रखना होगा। आज भी टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छू सकता है। जी, थैंक यू सो मच शकील सुल्तान साहब, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है गर्मी की। और नाज़रीन, जिस तरह शकील बता रहे थे कि लोगों आपने अपना गर्मी से बचाव भी करना है, आगे हीट वेव्स जब आएंगी तब उसको भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इसी के साथ साथ जो गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी और ये जो AQI इंडेक्स में हम लोग गो 9वें नंबर पर आ गए हैं, लेकिन 165 नंबर भी अच्छा खासा आपके लिए ख़राब हो सकता है। तो उसके हवाले से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, अभी चलते हैं सलमान ज़मीर साहब की तरफ, जो कि हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के रेट से आगाह करेंगे। जी सलमान, क्या सूरत हाल है मार्केट की? मुल्तान शहर में खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल बेबस नज़र आती है और इस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, ताकि जहाँ तक कि वो हुकूमत के रेट को भी चैलेंज कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जारी होने वाली सरकारी रेट लिस्ट को जो वो हवा में उड़ा दिया गया है। बात करेंगे आज के सरकारी नरखों की, तो सरकारी नरखों में अदरक 280 है, लहसुन 135 है और लीमू जो है वो 100 रुपये मुकर्रर किया गया। मगर मार्केट के अंदर अदरक 350, लहसुन जो 200 और लीमू जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो तक जो फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी निज़ामे में सब्ज़ मिर्च 50, प्याज 50, टमाटर 70 और आलू जो है वो 18 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। मगर मार्केट के अंदर सब्ज़ मिर्च 100 है, प्याज 70 है, टमाटर 80 है और आलू जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो तक जो फ़रोख्त किया जा रहा है। मार्केट में भिंडी जो है वो इस वक्त 200, बैंगन 80, पालक 40 और खीरा जो है वो 60 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से बात करेंगे फलों की, तो आम शहरी के लिए फल खरीदना भी इस वक्त नागुज़ीर हो गया है। सरकारी नरखों में अनार का रेट 620 है, सेब 410 है, लुकाट 300 है और स्ट्रॉबेरी 230 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुकर्रर की गई। मगर मार्केट के अंदर अनार जो है वो 1400, सेब 500, लुकाट 400 और स्ट्रॉबेरी 350 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त की जा रही है। सरकारी नरखनामे में अमरूद 150, पपीता 190, खरबूजा 110 और तरबूज 70 रुपये फ़ी किलो तक मुकर्रर किया गया। मगर मार्केट के अंदर अमरूद जो है वो 200, पपीता 250, तरबूज और खरबूजा जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। मार्केट के अंदर शहतूत 150, चीकू 250 और केले 250 रुपये दर्जन जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये बताते चलें कि ब्रायलर चिकन जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो, जबकि अंडे जो है वो 240 रुपये फ़ी दर्जन जो है मुकर्रर किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर के खिलाफ मयसर कार्रवाइयाँ करें ताकि शहरी सस्ती मेयारी सब्जियाँ और फल जो है वो खरीद सकें। जी, बहुत शुक्रिया राना सलमान ज़मीर साहब, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। और नाज़रीन, जिस तरह सलमान बता रहे थे कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और जो खत्ते की जो सूरत हाल है उसका लामाला तौर पर इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। तो लेकिन यहीं पर कुछ अनासर ऐसे भी हैं जो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाने की ज़रूरत है। और जिस तरह हम हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि जो सरकारी तौर पर रेट लिस्ट बनाई जाती है उसके ऊपर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है, ताकि ये जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है इसका कला कमा कराया जा सके और एक्चुअल रेट्स पर लोगों को, ग्राहकों को चीज़ें मिलना शुरू हो जाए। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। हमारा इंतज़ार कीजिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे खिते की सूरत हाल पर, और मज़ीद भी उसी हवाले से बात कर लेते हैं। कर्नल बाक़िर एहसान साहब हमारे पास मौजूद हैं। सर, हमारे पास अब क्योंकि वक्त बहुत महदूद है, मैं चाहूँगा बस लास्ट 1 to 2 मिनट्स हैं, अगर आप अपना आखिरी पैगाम उसमें देना। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, जैसे मौसमी हालात बता रहे थे ना, क्योंकि हर तरफ गंदम की कटाई हो रही है, तो उसकी जो डस्ट है वो हवा में है। जिनको सांस की प्रॉब्लम है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगले 2 हफ्ते के लिए अपने मास्क पहने और अपने कम से कम बाहर निकलें। नंबर 2 बात, जो हालात इस वक्त हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म को चाहिए कि अभी वो इस सफारतकारी में जिस तरीके से सिंसियरली, उसमें कोई डाउट नहीं है, जो एफर्ट कर रहे हैं उसके अंदर लुबे लुबाब उनको ये करना चाहिए, निचोड़ ये है उसका कि वो अपने मुल्क की मईशत को भी ठीक करने के लिए जब इन लोगों तमाम से मिल रहे हैं तो उसको भी मद्देनज़र रखें। अगर उस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, ज़ाती मफाद नहीं, कौमी मफाद को मद्देनज़र रखेंगे, तो हमारे मुल्क के अंदर तमाम अवाम की और तमाम लोगों की एक खुशनुदी और ज़्यादा हासिल हो जाएगी, और यही एक अमन का नेट रिज़ल्ट होना चाहिए। और हमारी जो हिंदुस्तान और इज़राइल और दुबई ने जो एक नया नेक्सस बनाया हुआ है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। और वो अगर नहीं आप इसको एड्रेस करेंगे स्टॉक्स में, तो ये लगातार ये शरारतें होती रहेंगी, और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, हमें इन मुज़ाकरात से जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, इससे तवक्को क्या रखनी चाहिए? क्या एग्रीमेंट? मेरा ख्याल है जो मायशी इंडिकेटर्स आ रहे हैं ना, उसमें मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा, इस पे एग्रीमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कर्नल बाक़िर एहसान साहब फॉर बीइंग विद अस, और बड़ी जामे और सैरासिल हमने आज गुफ्तगू करने की कोशिश की, और बहुत कुछ मैंने जो है वो आपके तजुर्बे से सीखा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और जिन चीज़ों पर कर्नल बाक़िर साहब ने बात की उसके ऊपर लाजमी तौर पर अमल कीजिएगा, ख़ास तौर पर जो भी वीट का सीज़न चल रहा है, हार्वेस्टिंग का इस वक्त सीज़न है, कटाई हो रही है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हमने अपनी हुकूमत को सपोर्ट करना है। ख़ित्ते के हालात आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, अब मुश्किल फ़ैसले लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, तो शाना बशाना खड़े होकर जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं उनको हमने फ़ॉलो करना है, और उसके बाद थोड़ी सी फैसिलिटेशन की तवक्को रखनी है। हाँ, हालात कुछ ख़राब हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान की काविशों से हम हालात जो है वो बेहतर होते हुए देखेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ आप भी वक्त हुआ है आज के प्रोग्राम के अख्तिताम का। अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।